की तरफ से अनुप्रिया आ गई हैं, आरजेडी की तरफ से कंचना यादव, मेरे साथ AK वाजपेयी भी आ गए हैं LJPR से, और TDP की तरफ से आज प्रेम जैन बोलेंगे। आप सभी का स्वागत। अनुप्रिया, आप ही से शुरू कर रहा हूं। अनुप्रिया, आप तो मुस्कुरा रही हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तस्वीरें आई वो तो लग रहा है साफ साफ कि आपके मुस्लिम नेता भी असहज हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आए लेकिन वक्त पर बिना बोले ही चले गए। इससे लगता है कि समस्या तो है, परेशानी तो है। मानक जी, मुझे लगता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की आपने बाद का विजुअल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में सभी नेताओं को जाना होता है, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की बातों को भी सुनाते तो ज्यादा अच्छा होता। और चिंता हमें नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि हम वोट की राजनीति कभी करते नहीं हैं। हमारा मानना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक USP रहा है कि न्याय के साथ विकास, मतलब सभी का न्याय। और हमारे साथ NDA है, हमारा है कि सबका साथ सबका विकास। मैं योजनाओं की अगर बात करूं मानक जी, तो कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो मदरसों की मजबूती की बात हो, मस्जिदों की घेराबंदी हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात हो, अल्पसंख्यक महिलाओं को छात्रवृत्ति की बात हो। योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा मानक जी, उन योजनाओं के बारे में चर्चा हम करते रहेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वक्फ का समर्थन करने के बाद भी जो 5% मुस्लिम आपको वोट देता है वो देता रहेगा? नहीं, आपने आंकड़ों का भी मुझे लगता है कि अच्छे से आपने पूरा आज होमवर्क करके आए कि किस वर्ष में हमारे कितने मुस्लिम भाइयों ने हमें वोट दिया, और मैंने इसके एक शब्द में जवाब दिया कि हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हम मैं फिर मैं कहूंगी हमारी USP है न्याय के साथ विकास। दूसरा, पूरा बिहार हमारा परिवार है, तो हम चाहते हैं चाहे वह अल्पसंख्यक हो या जिनकी अधिक संख्या हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं। सरकारी योजनाओं में कभी हमने भेदभाव नहीं किया। मानक जी, क्यों नहीं 5%? अच्छा, जो बात आप नहीं कह पा रही है मैं कह देता हूं, जो बात आप नहीं कह पाएंगी मैं कह देता हूं। मैं कह देता हूं 2020 के चुनाव में आपका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार विधायक नहीं बना। आपने 11 उम्मीदवार उतारे थे, आपका एक भी मुस्लिम कैंडिडेट MLA नहीं बना, नहीं जीता। 2024 के चुनाव में आपने एक मुस्लिम उतारा था, वो भी चुनाव हार गया। ऐसा लगता है कि मुसलमानों से आपका जो रिश्ता है वो आपने अब स्वीकार कर लिया है, इसीलिए आपने सोचा चाहे वो CAA का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, शुरू में आप विरोध करते हैं लेकिन फिर आप अंत में BJP की लाइन पर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मुसलमान जितना वोट दे रहा है उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। नहीं मानक जी, BJP के लाइन पे आना होता तो फिर BJP में मर्ज हो जाते हैं हम लोग। ये तो कैसी आप बात कर रहे हैं? दो अलग अलग पार्टी है, दोनों पार्टी का कार्यशैली अलग है, लेकिन एजेंडा एक है कि विकास की मुख्यधारा से सभी लोगों को जोड़ना। और फिर मैं कह रही हूं कि हमें बिल्कुल भी घबराहट की बात नहीं है। आपने जिस परसेंटेज की बात की, क्या हमें वोट नहीं मिला तो क्या हमने प्रतिनिधि नहीं दिया? क्या हमने कैंडिडेट मुस्लिम देना बंद कर दिया? एक कैंडिडेट दिया, एक 24 के चुनाव में एक मुस्लिम कैंडिडेट। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, फिर 2020 की विधानसभा की बात करेंगे, फिर 2025 में भी देखिएगा हमने कितने मुस्लिम भाइयों को हमने भागीदारी दी। देखिए मानक जी, मैं बोल लूं, आप जिन बातों की चर्चा कर रहे थे और जिन नेताओं के आपने फेरिस्त है, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए था? बहुत मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि पूरे देश में 2 दिनों से हर न्यूज चैनल पे बिहार में वो गली कुचे और जो हमारी पार्टी से संपर्क नहीं रखते हैं, जो कभी हुआ करते थे, पार्टी से ताल्लुकात हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस पर खबर चल रहा है। अच्छी बात है, सबको चिंता है जदयू की, जदयू के पूर्व कार्यकर्ता की चिंता है, वर्तमान कार्यकर्ता की चिंता है। हमने तो आज मंच पे सारे लोग, अंजुम आरा हमारी बड़ी बहन है, प्रवक्ता है, वो भी मुस्तैदी से थी। आपने नाम लिया कि कहकशा परवीन जी थी जो पूर्व सांसद रही हैं। आपने जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, सभी मंच पे थे, किसी ने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आप फिर मुझे चिंता की बात अगर कराएंगे तो हम कतई भी चिंता नहीं करेंगे। मैं ये सोच रहा हूं कि आपके 43 MLA हैं, सबसे कम। इतने कम MLA कभी नहीं हुए आपके। 2010 में 115 थे, 2015 में 71 हुए गिरकर, फिर आ गए 43 पर, 43। अब 43 MLA के साथ भी अगर ये जो 5% मुस्लिम है ये छोड़ गया तो आपका क्या होगा? आपने सोचा है इस बारे में? मानक जी, आप मुझे लगता है कि 2 मिनट मुझे समय देंगे। लगातार सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं फिर कह रही हूं कि मानक जी, जिन योजनाओं की मैं बात कर रही हूं, अगर इन योजनाओं से अगर हमारे जितने भी अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई में जो पिछड़े मुस्लिम हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा है
कि वक्फ बिल में जब हमारी सहमति कब हुई, हमारे जो कंडीशन थे, हमारी जो मांग थी, उस बातों को जब वहां से संशोधित कर लिया गया है। आपने ठीक कहा, 370 की बात कहा, 3 तलाक की बात की, हर वो बिल जो रहा जो हमें लगा कि नहीं समाज में शांति बहाली में कहीं दिक्कत हो सकती है, जहां पे शांति में कम्युनल दंगा हो सकता है, उन चीजों पे हम समझौता कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पार्टी जब से सरकार में है तब से बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ। कई दंगे ऐसे हुए हैं जिसमें न्याय भी नहीं मिला है। तो ऐसे चीजों से हम हमेशा चाहते कि सभी आवाम खुश रहे। इन मुद्दों पे हमने बात किया, जेपी से हमने बातें भी रखी हैं, उन बातों को माना गया, तब हमने समर्थन दिया है। पीछे हटने और कोई भी हमारा स्टैंड कभी वैसा नहीं होता है कि हम स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते। बिल्कुल भी हम कई बार आपने चलाया भी है कि एनडीए के सहयोगी दल ही छितर बितर हो रहे हैं। बताइए अब क्या हो गया एनडीए का, क्यों क्या होना है? सभी की अपनी एक कार्यशैली हो। और मुझे ये भी मानक जी बताइएगा, और बताना भी चाहिए आपको, क्या मुख्यमंत्री जी के राज में क्या किसी तरह के वैसे कम्युनल दंगे हुए हैं? क्या बिहार में कभी मुस्लिम हिंदू भाइयों में झगड़ा हुआ है? कुछ दिन पहले होली का माहौल था, जिस तरह से कई ऐसे प्रयास हुए कि बिहार में चुनाव भी है और बिहार के अंदर में मुस्लिम भाइयों में विद्रोह होगा, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, ये नहीं हो पाया। ऐसी साजिश जो है। अबे दुबे, मैंने तो आंकड़े बता दिए सारे। 5% मुसलमान बिहार में एनडीए को वोट देता है, नीतीश कुमार को वोट देता है। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर है ही नहीं जो हम लोग, इंक्लूडिंग अस, मीडिया और विपक्ष, के मुस्लिम माफ नहीं करेगा, पॉलिटिकल अर्थी उठ जाएगी, चुनाव में पता लग जाएगा। अबे दुबे, मानक जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जेडीयू के लिए ये कोई मुद्दा है ही नहीं। विश्वास मानिए, बिहार के सांप्रदायिक सद्भाव में जेडीयू ने, एलजेपी ने और हम राजनीतिक दल ने पीठ पर वार किया है। इस सद्भाव पर वक्फ बिल का समर्थन कर कर पीठ पर वार किया है। मैं पूछना चाहता हूं 5 सवाल सिर्फ इन लोगों से। अभी एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है हमारी जेडीयू की प्रवक्ता महोदया ने। वो कहते कहते रुक गई कि बीते दिन होली पर कैसा वातावरण, किसने पैदा किया था होली पर वातावरण? ये अंतर्मन में जो जेडीयू के है वो पढ़ा जा सकता था। सारे माइनॉरिटी के जो स्पोक्स पर्सन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनके चेहरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि इन तीनों राजनीतिक दलों ने जो दुर्भावना थी, सांप्रदायिक सद्भाव था, उसके खिलाफ जाकर वोट दिया। मैं 5 सवाल सिर्फ छोटे से करना चाहता हूं। क्या ये बात सही नहीं है कि इस वक्फ के नए कानून ने जो 1995 का था, सेक्शन 52A, जिसमें यह कहा था कि अगर कोई कब्जा करेगा या किसी ने वक्फ की जमीन हथिया ली है तो उसको 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, वो ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा, वो कॉग्निसेबल होगा। इन्होंने उसमें से रिगरस शब्द हटा दिया जानबूझकर, तो वो बेलेबल ऑफेंस हो गया। क्या यह बात सही नहीं है कि इसकी सेक्शन 83(9) में यह प्रोविजन था कि हाई कोर्ट इसका कॉग्निसेंस ले सकेगी, चाहे वो वक्फ हाई कोर्ट में जाता हो, चाहे एग्रीव्ड पार्टी जाती हो, लेकिन इन्होंने ये भ्रम फैलाया कि अब इस उच्च न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते हो। क्या ये सही बात नहीं है कि इस नए कानून में जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी लेकर आई है, उसमें महिलाओं के अधिकारों को कम कर दिया? क्योंकि जो 1995 का एक्ट था जिसमें 13 में अमेंडमेंट किया था, ये प्रावधान डाल दिया था हमने कि 2 या 2 से अधिक महिलाएं बोर्ड में होगी और सेंट्रल काउंसिल में होगी, जिसको डाइल्यूट करके सिर्फ 2 महिलाओं को कर दिया। क्या ये बात सही नहीं कि हमारे एक्ट में प्रोविजन था कि आप क्वार्टरली स्टेट के बोर्ड को केंद्र की सरकार रिव्यू कर सकती है? 10 साल में इन्होंने किसी स्टेट के बोर्ड को रिव्यू नहीं किया, उनसे दस्तावेज नहीं मंगाए। ये झूठ की बुनियाद पर एक परिवर्तन बताइए। मैं चुनौती देता हूं, सेक्शन लेकर एक बताइए जिसमें आप ये कह सकते हो कि हमने और अधिक अधिकार संपन्न बनाया। वक्फ बाय यूज, ये जो क्लॉज था, ये क्या करना चाहते हैं, इनका इरादा देखिए। आज ये ऑर्गेनाइजर में लेख छपा है, इसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी पर ये वार करना प्रारंभ करने वाले हैं। उनकी जमीनों का मूल्यांकन का एक आर्टिकल आज छपा है ऑर्गेनाइजर में। मैं आगाह करना चाहता हूं देश के लोगों, आज अकलियत के लोगों, कल क्रिश्चियन, फिर हिंदू मंदिर, एक के बाद एक बारी बारी सबका नंबर आएगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम नीतीश कुमार जी और ये जो
सेकुलर दल हैं, ये कम से कम साथ देंगे इस सांप्रदायिक सद्भाव का, क्योंकि बिहार वो राज्य है जिसने हमेशा भारत की राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया। प्रचंड बहुमत से जीती मोदी सरकार को 15 में इस बात का आभास बिहार ने दिला दिया था कि बिहार उस सांप्रदायिक उन्माद के साथ नहीं जाता है। मुझे आज बहुत दुख हुआ। और ये क्या सोचते हैं, सिर्फ अकलियत के लोग नहीं, जो सांप्रदायिक सद्भाव के बिहार के लोग हैं। और आखिरी बात कह दूं मैं, ये जो बड़ी प्रगति की बात कर रही थी, 51% आबादी बिहार की गरीबी रेखा के नीचे कहती है मैं रहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट। अमित शाह साहब रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 300% बिहार में अपराध बढ़ गए। 20,000 बिहार के स्कूल ऐसे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप नहीं दे पाए। बिहार की बदतर स्थिति ये कर दी आपने। लैंडलॉक स्टेट है, हम जानते हैं, लेकिन बिहार में 3.5 करोड़ लोग अबे जी 10,000 रुपए से कम मजदूरी करने पर पता है। आपको भी पता है कि बीजेपी और एनडीए का जो ये गठबंधन है 2014 के बाद से इतना मजबूत है कि बीजेपी अपने कोर एजेंडा के सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे संसद में पास करवा ले जाती है। एक भी बिल बताइए जो मुझे गिरा हो। मैं कोर एजेंडा की बात कर रहा हूं, कृषि कानून का नाम मत लीजिएगा। बताइए 370, ट्रिपल तलाक, सीएए और अब वक्फ। और क्या नुकसान हुआ बताइए बीजेपी के सहयोगियों को आज तक? अभी हाल के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, 2020 के चुनाव में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ? अरे साहब, बैसाखियों पर आ गई सरकार, क्या बात कर? मैं सहयोगियों की बात कर रहा हूं। दो सहयोगियों को कौन सा नुकसान हुआ बताइए? बहुत अच्छी बात है। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आज आप इन तीनों राजनीतिक दलों को सेक्युलरिज्म के नाम पर कम से कम वोट देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अंततः ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को पोषित कर रहे हैं। अंततः सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? मोदी जी का जो सर्वेक्षण था बिहार का, उसको ओके अनुप्रिया जल्दी से बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अनुप्रिया बोलिए। अनुप्रिया। मानक जी, अभय दुबे जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने माना कि पूरे देश में एक सेकुलर नेता नीतीश कुमार जी, क्योंकि आपकी निगाह नीतीश कुमार जी पर टिकी थी कि नीतीश कुमार जी क्या करते हैं। आप जेपीसी में जाकर आपने क्या किया और आप किन मुद्दों पर बात की है? मतलब इसका मतलब है कि आप मीटिंग में कुछ और बोलते हैं, यहां कुछ और बोलते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिन अल्पसंख्यक पिछड़े, मैं बोलूंगी अभय जी, मैं नहीं पीछे बोल रही, बहुत ही सीनियर है, बहुत ही आप सीनियर है, सुन लीजिए, मैं बोल रही हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। अभय जी, बहुत अच्छा किया कि आपने बता दिया कि बिहार में नीतीश कुमार जी का इकबाल है और अल्पसंख्यकों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आप 90 के पहले आपकी सरकार, 90 के बाद आपके सहयोगी दल की सरकार, एक मिनट जरा वाजपेयी जी को सबको लाइए स्क्रीन पर। अभय दुबे, आपको भी पता है और सब जगह अब तो ये पब्लिश भी हो चुका है अभय दुबे के बीजेपी के सहयोगियों के दबाव में या उनके कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट करने पर सरकार ने बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? मैं 14 बदलाव हैं। मैं 1 मिनट दो बातें पूछ, 14 चेंजेस हैं, 14। एक सेकंड, मैं क्लॉज वाइज बात करने को तैयार हूं, क्लॉज टू क्लॉज छोड़िए। मैं पूछना चाहता हूं, जेपीसी में 44 डिसेंट है, सरकार का इंटेंशन मेला फाइट था, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें से डिसेंट पहले तो हटा दिए थे इन लोगों ने, बाद में डाल दिए। पूछना चाहता हूं, मेरे बताइए क्लॉज नंबर 1 नॉमिनक्लेचर पर क्या स्टैंड था इनका? बताइए। नॉमिनक्लेचर का चेंज सबने महाराष्ट्र, वाजपेयी जी बताइए, गुजरात, वाजपेयी जी बोलिए, बिहार के वक्फ बोर्ड ने डिसेंट दिया था। वाजपेयी जी बोल रहे हैं, वाजपेयी जी। ना एक मिनट, अगर आप देखिए, अगर आप टेक्निकलिटीज में जाएंगे अबे दुबे, एक सेकंड, मैं वाजपेयी जी को ला रहा हूं। वाजपेयी जी क्योंकि वकील भी हैं। मेरा निवेदन है उसको अनु को अपना पॉइंट रखने दो, जबरदस्ती अबे दुबे खींच चलेगा सर उसका जी। मैं भी टॉक सकता था। लीजिए 30 सेकंड लीजिए अनुप्रिया, बोलिए। मानक जी बताइए कि आखिर जेडीयू, इनको ये पता होगा कि इन्होंने क्या कहा, हमने क्या? रेट्रोस्पेक्टिव की बात किसने की कि भाई जिस तरह से ये हमारी मांग थी और ये बार बार कह रहे हैं कि इनकी निगाह भी बस इसलिए रखी, इनके बोली और इनके स्टेटमेंट से बात क्लियर होता है कि इनकी नजर अल्पसंख्यकों के वोट पे है। और मैं फिर पूछती हूं कि आपके शासनकाल 90 के पहले भागलपुर दंगा किसके शासनकाल में हुआ था? अभय दुबे जी बता दीजिएगा। और आपके सहयोगी दल आरजेडी ने क्या किया था? चिन्हित भी नहीं किया। ये नीतीश कुमार ही थे कि उस दंगे में हुए आहत व्यक्तियों को चिन्हित करके मुआवजा भी दिया, न्याय भी दिया। यह नीतीश कुमार जी का इकबाल था, इसीलिए। और हमने जितनी भी मांगे रखी वो बात करें कि आपने क्या किया। सिर्फ 10 सेकंड लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड लीजिए, सिर्फ 10। मुंगेर में मां दुर्गा के अनुयायियों को 5 से 10 साल के बच्चों को गोली मार दी तुम्हारी सरकार ने। क्या किया? उस लिपि सिंह के पिताजी को केंद्रीय मंत्री बना दिया तुमने। क्या बात करते हैं आप? गलत बात मानक जी। अरे बिल्कुल, ये गलत बोल रहे हैं, इनको सुधारिए इतना था कि हमने विसर्जन करने जा रहे थे।
किसी के साथ समझौता नहीं किया अभय जी। ये पूरा बिहार देख रहा है। ओके, वाजपेयी जी को लाइए, वाजपेयी जी को लाइए, वाजपेयी जी थोड़ा समझाइए। वाजपेयी जी, अभय दुबे कह रहे हैं सहयोगी झुक गए, समर्पण कर दिया, बीजेपी की लाइन ले ली। कौन कौन से ऐसे चेंजेस आपने करवाए हैं वाजपेयी जी, सहयोगियों ने इस वक्फ के नए कानून में? देखिए, हकीकत तो ये है कि जो 95 का कानून कांग्रेस ने बनाया वो इतना पेचीदा बना दिया, इतना गड़बड़ घोटाला कर दिया कि उस कानून की वजह से ये सारा नतीजा निकला है। एक उदाहरण के लिए मैं पहले बताता हूँ। पहले एक प्रोविजन जो हमने यहाँ पढ़ा है वही वहां बातें करी है हमने, हम डबल बात नहीं करते। और खैर हम आज से नहीं है माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन मेजोरिटी को करना होता है, ये हमारा प्रिंसिपल है। ये मैंने पहले भी कई बार बताया। रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन में खड़े रहते थे और अक्सर ये बात कहते थे कि एक तरफ मोटा आदमी हो, एक तरफ पतला आदमी हो तो पतले की मदद करनी है, एक तरफ लंबा आदमी हो, एक तरफ गिट्ठा हो तो गिट्ठे के साथ खड़ा होना है, एक तरफ गरीब हो और अमीर हो तो गरीब के साथ खड़ा होना है। हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है और इस सरकार में एनडीए का हिस्सा होते हुए हमने यही किया है। जरा एक प्रोविजन देख लें दुबे साहब, इसमें क्या लिखा हुआ है? The tribunal shall not have any power to stay the operation of the order made by the board under subsection 1। क्या था कि अगर बोर्ड कोई भी ऑर्डर कर दे वो ट्रिब्यूनल को पावर नहीं है क्योंकि उसको रोक लगा दे। ये ऐसा प्रोविजन हो सकता है क्या? हमने ये हटाया है। अगर मान लो बोर्ड का डिसीजन गलत है या किसी को गलत लगता है, हमने बोर्ड को पावर दी है, ट्रिब्यूनल को पावर दी है कि उस पर पहले स्टे करिए फिर उस मामले को डिसाइड कर दिए। और बताओ दूसरी बात, वाजपेयी जी हमने सुना कि आपके यहाँ है, वाजपेयी जी हमने सुना आपके यहाँ भी कुछ मुस्लिम नेता छोड़ गए। आपकी प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर होती है? दो वर्ड, द बोर्ड इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब बोर्ड अपने आप जानकारी ले ले रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच हैड इज रीजन टू बिलीव दैट इट मे बी वक्फ प्रॉपर्टी। मतलब बोर्ड को ये लगे या कोई सूचना ले ले कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, वो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती थी। हमने इस सेक्शन 40 को हटा दिया बकायदा। देखिए हम मुसलमानों का हो या माइनॉरिटी, मैं कंबाइन लेके चलता हूँ। अच्छा, हम उनके प्रोटेक्शन की रक्षा करते हैं। एक काम और किया हमने, छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हमने जो पहले वक्फ का पैसा जो वक्फ की आएगी, प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवेबल, उसका क्या इस्तेमाल होगा? डेफिनेटली वक्फ करने वाला लिखेगा कि इसकी मस्जिद बनाओ, ईदगाह बनाओ, ये करो, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या किया है? हमने ये कह दिया कि ये विडो के लिए, बेवाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए और यतीमों के लिए ये पैसा खर्च होगा। अच्छा ठीक है, और उसके वाजपेयी जी हमने सुना, वाजपेयी जी आपके यहाँ भी कुछ मुस्लिम नेता छोड़ गए, ये गुमराह होने वाले नहीं है कि जिनको फायदा मिलेगा। वाजपेयी जी आवाज मिल रही है? जी मिल रही। मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ भी कुछ मुस्लिम नेता छोड़ गए, खबरें आ रही है? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा भी कोई नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई नहीं आया, कोई अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और अगर आएगी भी तो देखिए अल्टीमेट तो हाथ कंगन को आरती किया, और वो नाई कह रहा जी बाल कितने के अभी कटेंगे, सामने आ जाएंगे। अभी 6 महीने में जल्द दिखेगा आपको, जब गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान जब वाह करेगा और हम लोगों की तारीफें करेगा कि ये तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। अब हमको रिलीफ मिल रहा है। प्रेम जी क्या आंध्र में भी आप मुसलमानों से फीडबैक लेकर ही संसद पहुंचे थे क्या इस सरकार को इस बिल पर समर्थन देने के लिए? बिल्कुल मानक जी, मैं आपको यहां जानकारी दे दूं कि आज नहीं हमेशा चंद्रबाबू नायडू साहब का एक ही रहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आंखों की तरह है, मैं किसी भी आंख के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इफ्तार पार्टी के अंदर भी उन्होंने ये कहा था कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त संशोधन बिल के लिए जेपीसी की मांग करने वाली इकलौती पार्टी टीडीपी थी, जिसके मांग के ऊपर ही जेसीपी का गठन किया गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या सुझाव दिए और क्या क्या माने गए। टीडीपी ने मांग की कि गैर मुस्लिम लोगों को इसमें शामिल ना किया जाए, वो उसमें माना गया कि गैर मुस्लिम लोग इसमें शामिल ना हो। जिला कलेक्टर नहीं माना गया सर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं माना गया कि ये कानून, ये अधिकार जो है ये राज्य को दिए गए हैं, राज्य की अपनी उसके ऊपर है कि वो किसको शामिल करे। इस बात के लिए चंद्रबाबू नायडू साहब ने कई बार कहा है कि हम किसी भी, जिस प्रकार तिरुपति मंदिर के अंदर हमने ये माना कि हिंदुओं के अलावा किसी भी धर्म के लोगों को उसमें नहीं रखा जाएगा, इसी प्रकार हमने ये भी वायदा किया है कि चाहे वो क्रिश्चियन हो,
चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, उनके धर्म के अंदर उन्हीं लोगों का रहन होगा। क्यों? कई बार अज्ञानतावश, जानकारी न होने की वजह से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो विवाद का विषय बन जाता है। इसलिए मैं आपसे ये बता दूं, अभी जिला प्रेम जी एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले आपने कहा कि आपने ये सुझाव दिया था या मांग की थी कि वक्फ बोर्ड में किसी और धर्म के लोगों को शामिल ना किया जाए। सरकार ने ये बात मान ली है। सर, हमने तो ऐसा सुना नहीं। हम तो लगातार कल से सुन रहे हैं बीजेपी के सब प्रवक्ता नेता यही कह रहे हैं कि नहीं। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खुद एक्सेप्ट की है। अमित शाह जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा है अपने व्यक्तित्व में। ठीक बात करो कि वक्फ बोर्ड में पार्लियामेंट में अपने भाषण में ये खुद कहा है कि हम इस मांग को मानते हैं कि दूसरे, और ये सब्जेक्ट जो है, अब ये सब्जेक्ट जो है ये राज्य का सब्जेक्ट है कि राज्य चाहेगा उस हिसाब से उसका बोर्ड का गठन करेगा। ओके। महिलाओं को शामिल करने के लिए हम समर्थन देते हैं कि महिलाओं का उससे उत्थान होगा। जिस प्रकार देखिए 3 तलाक के टाइम भी बहुत बवाल हुआ था, लोगों ने क्या लिया कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? उन मुस्लिम महिलाओं को हुआ जो इससे पीड़ित थी, शोषित थी, वंचित थी। आज वो महिलाएं उसी पक्ष में आ गई कि उन्होंने 3 तलाक को एक्सेप्ट किया। इसी प्रकार मैं अभी देखिए मेरे सामने गिलास रखा हुआ है। हाँ। कोई बोल सकता है आधा भरा है, कोई बोल सकता है आधा खाली है। हाँ। लेकिन हमारा ये कहना है कि आधा भरा हुआ है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ही करते हैं। सर एक सेकंड, प्रेम जी मुसलमानों के मुद्दे पर ही आपने अभी कुछ साल पहले एनडीए से बाहर होने का भी फैसला किया था। तब सर क्या गिलास आधा खाली था क्या या आधा भरा हुआ था? मुसलमानों के मुद्दे पे हमने वायदा नहीं किया था। हमने जो किया था वो विशेष राज्य के बारे में किया था। जब आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, उस मुद्दे पे हमने ये किया था। ये तो आपने कहा था सर। नहीं, ये आप गलत वक्तव्य मत दीजिए कि हमने मुसलमानों के लिए किया था। हम आज भी बोल दें, मैं फिर बोल दूं कि मुसलमान हमारे राज्य में, आपने कोई भी अब तक स्टेटमेंट सुना कि मुसलमान नाराज हो गए या कोई? सर एक सेकंड प्रेम जी, मसला ये है ना कि अभी आंध्र में कोई चुनाव तो है नहीं सर। अभी विधानसभा के चुनाव भी हुए, लोकसभा के हो ही चुके हैं, इसीलिए आपको तो खतरा है नहीं उतना। हम तो बिहार में सोच रहे हैं क्या होगा। खतरे की बात नहीं है मानक जी। मैं ये बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब वो सुदृढ़ नेता है, वो समझदार नेता है, वो परिपक्व नेता है जो हर पक्ष को साथ में लेके चलने का वायदा करते हैं, वायदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, ओके। और उनको उस तरह से लाभान्वित भी कर रहे हैं। ओके, अब कंचना यादव और आरपी सिंह जी को वैसे भी एंड में बोलना पसंद है। कंचना यादव को लाइए फिर पहले। कंचना यादव, मैंने बताया एनडीए को 5% मुसलमान वोट देता है। ये वक्फ के समर्थन में वोट दे देने से भी कितना नुकसान हो जाएगा नीतीश कुमार को, पासवान जी को या बाकियों को? देखिए, इसमें अभी अनुप्रिया जी ने कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते मानक जी। तो हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि आप वोट की राजनीति कर भी नहीं सकते, क्योंकि भाजपा आपके साथ चोट की राजनीति कर रही है जिसकी भरपाई आप लोग कर नहीं सकते। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम लिए उनके पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं कहना चाहूंगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस्तीफा भी दे दिए थे गोधरा कांड के बाद, लेकिन चिराग पासवान जी की रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं, इस पे तो मुझे अब डाउट हो रहा है, हमारी पूरी पार्टी को डाउट हो रहा है, बिहार की जनता को डाउट हो रहा है कि क्या उन्हीं के बेटे क्या मुसलमानों के लिए, इस देश के सेकुलरिज्म प्रिंसिपल के लिए स्टैंड नहीं ले सकते? तो इस पे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी या नहीं, इस पर हमें डाउट है। बाकी आप वकील हैं, और वकील है तो इतने समझदार है कि 1995 का लॉ आप पढ़ रहे थे और उसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई ट्रिब्यूनल कोई जस्टिस देता है तो उसको हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, इवन अपने आप से भी रिव्यू कर सकता है। और इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस स्पेशल, लेकिन कर सकता है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नहीं मानक जी, आप इसको स्पेशल लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन हकीकत यह है कि कितनी बार हुआ ये जो इंडोर्स कर रहे हैं, अच्छा, ये जो प्रचार कर रहे हैं, सुन लीजिए कितनी बार हुआ। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है वक्फ बोर्ड, तो उसमें सरकार का कौन रेगुलेट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, ट्रिब्यूनल का मेंबर कौन होगा, सरकार तय करती है सर। अगर उसमें करप्शन है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। तो आप बताइए कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए उसको इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट कर रही है कि वो एक प्राइवेट बॉडी है, इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट कर रही है कि महिला उसमें पहले से नहीं है, इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट कर रही है कि हाई कोर्ट अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता अगर कोई केस को उसको रिव्यू करना है। तो पूरा का पूरा फेक प्रोपेगेंडा इनका तैयार किया गया। क्यों? क्योंकि जदयू को चोट की राजनीति इस बार देनी है, भारतीय जनता पार्टी को, चिराग पासवान जी को चोट की राजनीति देनी है इस बार 2025 के इलेक्शन में। लेकिन इनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुर्सी से ऐसा समझौता है चिराग पासवान जी का कि कुर्सी के बिना तो वो जैसे रह ही नहीं सकते। अरे कुर्सी त्याग दीजिए, बिहार की जनता है आपके साथ। देखिए एक सेकंड, ये तो कॉमन सेंस है। अगर आपका सहयोगी आपको नुकसान पहुंचा रहा है
तो आपको समझ नहीं आएगा। मतलब आप वाकई नासमझ समझती हैं चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को, मांझी जी को, नायडू जी को, आरएलडी के अजीत सिंह को, इतने सारे सहयोगी हैं, ये सब नासमझ है, इनको दिख नहीं रहा है। नहीं, सिद्धांत की राजनीति नहीं करते ये लोग, विचारों की और सिद्धांत की राजनीति नहीं करते। जिस सिद्धांत से अपनी पार्टी की शुरुआत किए थे वो सिद्धांत ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं मजबूत है कि ये चैलेंज कर सके कि भले भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो, भले 240 हो, लेकिन हमारे बिना तो पावर में नहीं रह सकती। और हमारी ये मांग है कि इस तरह का अमेंडमेंट नहीं किया जाए जिससे मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो उनका धन बल है, सब पे बीजेपी की नजर हो, आरएसएस की नजर हो कि कैसे छीना जाए और अपने आरएसएस भाई बंधुओं को दिया जाए और अपने जो उनके बिजनेसमैन है कॉर्पोरेट सेक्टर को उनको दिया जाए। तो ये बोल नहीं सकते, इनके पास हिम्मत नहीं है, हमारे पास है। हम कभी सत्ता के लिए सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ना ही करेंगे। मानक जी एक 10 सेकंड, आरपी सिंह जी बोलते हैं, उसके बाद आ रहा हूं अभी। आरपी सिंह जी, मानक जी आरजेडी की प्रवक्ता खुद कांग्रेस से चोट खाई आज बैठी कि सत्ता से दूर है और कहती भी कांग्रेस का हम सत्ता में नहीं आ पाते, चिंता जेडीयू की करती है और एलजेपी की करती है। खुद के खाए पीठ की बात कर ले वो कि पीठ में कैसे छुरा भोंका है कि लालू जी और लालू जी का पूरा परिवार ईडी सीबीआई घूम रहा है। भाई उद्भेदन किसने किया आज? चोट की राजनीति आप ही को शोभा देती है। ओके, आरपी सिंह घोटाले का फेविकोल है, सृजन घोटाले। आरपी सिंह जी, अब आरपी सिंह जी आप आइए और बताइए। मैं माफी चाहता हूं, मेरी बहन आरजेडी से बहुत रीढ़ की हड्डी की बात करी थी। रीढ़ की हड्डी पर तो नोटों के छाप लग गए ना जी। जब 120 करोड़ रुपए का बंगला ले लिया यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर, याद है ना, इसलिए उस रीढ़ की हड्डी पर तो नोटों के छाप लगे हुए। तो उस रीढ़ की हड्डी की बात मत करिए आप। और लोगों से, गरीब लोगों से मकान लेकर उनको नौकरी देने के दिलासा देकर उस चक्कर में लाखों करोड़ रुपया कमा लिया, उस रीढ़ की हड्डी बात मत करिएगा, ठीक है। घोटाले कितने सारा, मतलब अगर लालू यादव का परिवार का नाम, अगर कोई दूसरा नाम है तो घोटालों का परिवार माना जाता है देश में। सबसे पहले अगर सबसे बड़ा, अगर गूगल मार्कर मानेंगे ना, द मोस्ट करप्ट पर्सन पॉलिटिशियन इन इंडिया, तो लालू यादव का नाम आ जाएगा तुरंत, तेजस्वी यादव का नाम आ जाएगा। जब अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे थे तब से भ्रष्टाचार हो रहा है, समझे नहीं। तो इसलिए आप मत बोलिए, सब ये बातें अच्छी लगती। और बिहार की जनता इस बार ये तय करेगी कि हमको साफ सुथरी ईमानदार सरकार चाहिए या वापस से हमको लूटपाट वाली या भ्रष्ट सरकार चाहिए। ये बड़ी स्पष्टता से तय हो जाएगा। परंतु ये अभी बात कर रहे थे कि हम लोग बड़ी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो कास्ट सेंसस की बात करो ना भैया। इस बार तो जो ओबीसी से, जो बैकवर्ड ओबीसी के लोग हैं मुसलमानों में, उनको इस बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन दिया गया। आप इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब वैसे कास्ट सेंसस की बात करेंगे और वैसे जो बैकवर्ड मुसलमान है उनका विरोध, वो बोर्ड पे आ गए इसलिए इनका विरोध करेंगे। कहां के आप बैकवर्ड की बात करने वाले लोग इकट्ठे हो गए? मतलब आप तो बैकवर्ड विरोधी हो, मुसलमानों में भी बैकवर्ड की चिंता नहीं हो, इसकी बात कर रहे हैं आप। और तीसरी बात, अभी दुबे जी जरा हिसाब कभी ऑडिट भी होना चाहिए ना। बेशक सरकारें जिसकी मर्जी हो, ऑडिट होनी चाहिए। और वो आपकी भी सरकारें हैं कर्नाटक के अंदर, जिन्होंने गांव के गांव देने की बात कर ली थी। तमिलनाडु के अंदर भी ऐसी बात हुई कि जो गांव के गांव देने की बात कर ली गई। एक मंदिर है कई सौ साल पुराना, जो कि इस्लाम के बनने से पहले का मंदिर है, उसको देने की बात कर ली गई। तो ये जो सेक्शन 40 हटाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो आप आंखें बंद कर जहां मर्जी जिस तरफ कदम उठा लें उस तरफ हमारी ये जमीन होगी, ये ठीक नहीं है। हाँ, उसका उपयोग भी ठीक हो। आपकी जानकारी के लिए अभी आने वाले दिनों में इसका जरा लोगों को पता लग जाएगा भी कितना सच कितना झूठ है। लगभग मेरे हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है वक्फ बोर्ड के हिसाब से, जो डेटा है, और वो ज्यादा ही हो सकती है। ये मतलब डेटा पुराना है और ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं। कृपा कर आप तो पढ़े लिखे लोगों से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेज नंबर 123 या 26 है, एक पन्ना में बोल रहा हूं, उसमें पढ़ लीजिएगा। तो अगर 12,000 करोड़ रुपया अगर गरीब मुसलमान के लिए ये उपयोग होगा तो उसमें आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके पास ना जाए, जो लोग बीच में बेईमानी से पैसा अपने निजी स्वार्थ के लिए कमाते हैं। जो एक 5 स्टार होटल 12,000 पे किराए पे दे दिया जाता है, या यासीन मलिक मॉल बना लेता है अपना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो दिक्कत तो वही है सारी की सारी। और इसमें आप तो हर बार विरोध करते हैं। ट्रिपल तलाक पर विरोध किया आपने, शाहबानो का मुकदमा वापस किया, 370-35 पे विरोध किया, फिर वापस जाइए कोर्ट से आपको पटखनी लग जाएगी वापस से। पर वो जो कह रहे हैं जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। अभय दुबे भी यही कह रहे हैं और कंचना यादव भी यही कह रही हैं कि आप अपने सहयोगियों को कमजोर करने के लिए जानबूझकर साजिशन ये बिल लाए हैं। आप चाहते हैं जेडीयू कमजोर हो जाए, एलजेपी कमजोर हो जाए, सब कमजोर हो जाए ताकि आपका सीएम बन जाए। ना, ये इनका नजरिया है। ये गरीब मुसलमान का विरोधी हैं, ये बहनों जो मुसलमान बहनें उनकी विरोधी हैं, तभी तो ट्रिपल तलाक के विरोध में खड़े हो गए थे सबके सब।
ये विरोधी है। तभी तो शाहबानो के जो वहां से कोर्ट से ऑर्डर आया उसको रिवर्ट करा दिया था। तो आपके सहयोगियों को नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। आप मेरी सुनिश्चित समझिए, आम मुसलमान इससे खुश है। ये कुछ गिने चुने जो सरमाएदार, जो ठेकेदार, सो कॉल्ड ठेकेदार बने बैठे हैं, ये उन्हीं लोगों की राजनीति है। 6 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अरे 6 लोग, वो गिनती तो गिनो, वो जरा पूछ लीजिए। मेरी बहन बैठी है यहाँ पे जेडीयू से, वो किस गिनती में है? आप किसी मोहल्ले कूचे के व्यक्ति को अगर इस्तीफा दे देगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है उसका इस्तीफा देने से? और मुझे जेडीयू की बहन हमारी उसको करेक्ट कर देगी कि वो क्या अभी भी जेडीयू, अनुप्रिया जी, वो जेडीयू में है भी नहीं, उनमें से कितने लोग जेडीयू में है या नहीं, ये भी बता दीजिएगा, इन लोगों को स्पष्ट हो जाए। नहीं है। अच्छा, आरपी सिंह जी, ये क्या वजह है आरपी सिंह जी कि आपके जो ये सहयोगी हैं, जिनको मुसलमान थोड़ा बहुत वोट देता भी है, वो पहले आपके कोर एजेंडा के मुद्दों का विरोध करते हैं, लेकिन संसद में जाके आपके साथ हो जाते हैं? अच्छा, ये पब्लिकली कुछ और कहते हैं, संसद में कुछ और कहते हैं। मैं चलो इस भ्रम को भी आपको आज जरा ठीक कर दूं। मुसलमान वोटों के बारे में कुंदरकी में चुनाव हुआ था, 65% मुसलमान थे। हम 25,000 वोट से सीट जीते हैं वहां कुंदरकी में, तो 65% मुसलमान था। किश्तवाड़ के अंदर 70% मुसलमान था, वो भी सीट हम जीते। ये जो डुगडुगी बजाकर करने की बात है। हम श्रीनगर में एक सीट कुल मिलाकर 1200 वोट से हारे, कुल मिलाकर श्रीनगर में। तो ये डुगडुगी बजाना भी छोड़ दें कि मुसलमान से भाजपा विरोधी है। ओके, हाँ अभय जी बोलिए जी। हाँ मानिक जी, देखिए, आरपी सिंह जी, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के सबसे विद्वान, ज्ञानी, सरल, सौम्य और अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये सारे तर्क देश के लोगों, कृषि के क्रूर काले कानून लाए थे ना, तब भी दिए थे। और जो आंदोलनकारी थे उनको पाकिस्तानी खलिस्तानी। अच्छा, अपने सीने पे हाथ रखकर कहना, अबे दुबे भाई, एक सेकंड, अपने सीने पर हाथ रखकर कहना, वो कांग्रेस का सांसद गया था वहां पर, कांग्रेस का सांसद, मैं कह रहा हूं कांग्रेस का सांसद गया था किसान आंदोलन के बीच में, उनको खालिस्तानी क्या कराया था? एक कानून, अपने और दूसरी बात, जरा कृपा कर सीने पर हाथ रखकर एक बात और कह दो कि आपका जो मैनिफेस्टो था 2024 का, उसके अंदर आपने वही कानूनों की बात नहीं करी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार देंगे। 3 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, 700 किसानों ने शहादत दी। वो किसान याद नहीं आया आपको? जरा 700 किसानों की सूची भी दे देना। सांसद, एक एमएलए आपका मुस्लिम नहीं है, गिना चुना एक आध कभी हो, लेकिन हमारा सांसद है मुसलमान। दोस्त, आप पहले, हमारा सांसद है मुसलमान, कश्मीर से सांसद है मुसलमान। अरे कोई जीत कर नहीं आए साहब। देखिए, हम जानते हैं लखीमपुर खीरी में किसानों को रोंद कर मार डाला। वो फसलों के दाम मांग रहे थे तो रोंद कर मार डाला किसानों को। मैं बोलना चाहता हूं वाजपेयी साहब को, वाजपेयी साहब गौर से सुनिए, आप क्या है कि सच आधा और झूठ पूरा बोलते हैं। ये जिस सेक्शन को आपने पढ़ा है ना, सेक्शन 83, जो 1995 के का था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, इसका सेक्शन आप 9 खोलिए। वो कह रहा है उसके बाद, provided that the High Court may on its own motion or the application of the board or any person aggrieved call for an examination of the record relating to any dispute। वो आगे कह रहा है कि जो ट्रिब्यूनल का डिस्प्यूट है उसका कॉग्निसेंस हाई कोर्ट लेगा। और जो एंटीलिया का केस है ना, वाजपेयी साहब, कौन सी अदालत में चल रहा है? अरे बताइए ना, अंबानी जी के एंटीलिया का केस किस अदालत में? अगर अदालत नहीं जा सकते तो अपने दोस्त से पूछकर बता दीजिए क्यों मुकदमा किस अदालत में? झूठ बोलते हैं। वाजपेयी जी बोलिए, वाजपेयी जी बोलिए, क्या वर्ड लिखा हुआ है? Whose jurisdiction the property is situate and the decision of the tribunal on such appeal shall be final। Yes। अब आगे सुन लो, हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होता है 226 आर्टिकल में, मैंडेमस इश्यू करेगा, अपीलेट प्रोविजन नहीं होता, रिवीजन का प्रोविजन नहीं होता। हमने वो करा है, हमने मैंडेटरी करके अपीलेट प्रोविजन करा है। अब उसका भी बात समझ लो, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, वाजपेयी जी, एक सेकंड, मैं चाह रहा हूं अभय दुबे, आज जरा वाजपेयी जी, हमने चीजों को बोला है, हमने चीजों को ट्रांसपेरेंट करा है, हमने ज्यादा टूल्स दिए, ज्यादा राइट से सरकार। ओके, अब अभय दुबे, अभय जी, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सेक्शन 40 पे आज बोल के जाइएगा। आपको लगता है सेक्शन 40 पुराने वक्फ एक्ट का जायज है, कानून संगत है, जहां असीमित ताकत, अनलिमिटेड पावर्स आपने बोर्ड को दे दी कि जहां बोर्ड को लगेगा कि ये वक्फ की जमीन है, वो उसे कह देगा जी वक्फ की जमीन। क्या ये सही है, ये सेक्शन 40? ये सारी भ्रांतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी देश में मस्जिदों के विवाद खड़े कर रही, मंदिरों के विवाद, ये सिर्फ इनका इंटेंशन मेलाफाइड है।
ये क्या कर रहे हैं हमारे? हम जब जेब की बात करते हैं तो ये औरंगजेब की बात करते हैं, बस यही मूल फॉर्मूला है इनका। इसके अलावा मैं चुनौती देता हूं, 10 साल हो गए, 10 साल इनकी सरकार केंद्र में है, राज्य में इनकी सरकारें हैं। अरे क्या अनुप्रिया क्या कह रही है? अनुप्रिया एक सेकंड, एक सेकंड दिलाइए। जिस सवालों को आपने पूछा सेम सवाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पूछा था कि वक्फ को आपने इतनी दे दी भाई, उनको पावर दे दिया कि वो कहीं भी खड़ा होकर कहते कि हमारी संपत्ति है। इनकी राजनीतिक समझ में बिल्कुल भी आ रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। फिर से मैं कह रही हूँ कि पिछड़े, दलित, मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए भाई परेशान है कि आखिर वोट कौन देगा इनको। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी गलत होनी चाहिए कि नहीं? अनुप्रिया जी ये बता दीजिए। चलिए, अरे जिसकी चिंता करी उसकी तो बात कर लो। अच्छा, जिसकी चिंता करी मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, सुन लीजिए आपने। आप जनगणना की बात, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। एक मिनट, सब एक साथ मत बोलिए। हटाइए स्क्रीन से, हटाइए स्क्रीन से, हटाइए एक मिनट, सबको हटाइए जरा, स्क्रीन से हटाइए। कंचना यादव को लाइए जरा। कंचना, आप मुझे ये बताइए, 17-18% मुसलमान है, इस बार बिहार में किसे वोट देगा? वो मुसलमान उसी को वोट देगा जो मुसलमान के हितों के साथ खड़ा होगा। नीतीश जी तो कतई खड़े नहीं है, चिराग पासवान जी तो कतई खड़े नहीं है, जीतन राम मांझी जी तो कतई खड़े नहीं है। जो जिसके साथ नहीं खड़े, मुसलमान अपनी स्वेच्छा से, हम ये नहीं करें, मुसलमान अपनी स्वेच्छा से वहां खड़ा होगा जो उनके साथ खड़ा होगा। ये बात बहुत क्लियर है। लालू जी का नाम ले रही, 10 सेकंड मुझे जवाब देने दीजिए। जो उनके नाम पर, उनके धर्म के नाम पर उनको लूटेगा वो ठीक है ना? सवाल पूछ रही हूँ। अरे सर जी, जो उनके धर्म के नाम पर उनको लूटेगा वो ठीक है। आरपी सिंह जी आपके सवाल है 2009 के आपके मैनिफेस्टो में। एक मिनट, कंचना कुछ सवाल पूछ रही है। हाँ बोलिए कंचना, बोलिए। मैं आरपी सिंह जी से पूछ रही हूँ, मेरे पास है भी 2009 और 2014 के इनके मैनिफेस्टो में ये क्लियर लिखा था कि ये पावर में आएंगे तो वक्फ बोर्ड पर जो प्रॉपर्टी है, उनपे जो अवैध कब्जा है, उस कब्जे को छुड़वाएंगे। और यहाँ पर ये तो पलट गए। पहले आप कहते थे वक्फ जो प्रॉपर्टीज है उस पर कब्जा है, अब कहते हो कि नहीं ये लोग किसी और पर कब्जा किए हुए। आप ऐसे पलट कैसे जाते हो? 2009 में मैनिफेस्टो में आपने साफ लिखा हुआ है। आप लालू यादव जी को टारगेट करते हो। लालू जी ध्यान से सुनिए, मेरी छोड़िए ना। अच्छा, कब्जा कहीं ना हो। जो लालू यादव जी ने वहाँ विधानसभा में बोला उसकी बात भी कर लीजिए ना। जो लालू यादव जी ने विधानसभा में बोला कि 40%, ये जो सेक्शन 40 के अंदर जो असीमित पावर दे रखी है कि आप आंखें बंद कर अपनी छड़ी घुमाइए और जहां आपकी इच्छा वो कब्जा कर ले जाइए, वो सब ठीक है क्या? और दूसरी बात, आप कास्ट सेंसस की बात करती है। अरे एक मिनट, कंचना एक बताओ, ये बैकवर्ड क्लास मुस्लिम अमंग मुस्लिम्स, इनको बोर्ड पे लाया गया, ये लिखकर, ये सेक्शन 6 है इसका, मैं पॉइंट 12 का सेक्शन 6, सॉरी पॉइंट 11 का सेक्शन 6, ये आप इसके पक्ष में, इसके विरोध में, इसके पक्ष में, इसके विरोध में पहले नहीं था। ये 1995 के एक्ट में क्या प्रतिबंध था? क्या प्रतिबंध नहीं, प्रोविजन नहीं किया आपने साहब, आपने प्रोविजन नहीं किया। हमने तो प्रोविजन किया, हमने कहकर कहा कि प्रोविजन करना पड़ेगा आपको। प्रतिबंध हो तो नहीं, प्रतिबंध होता, आप मंशा नहीं थी ना, आपकी मंशा नहीं थी, आपकी मंशा नहीं थी। हमने कहा आगा खानी सुन्नी बोरा, हमने कहा आगा खानी सुन्नी बोरा, ये सबके सब शिया, सबके सब रहेंगे, उसमें बैकवर्ड भी रहेंगे। आपकी तो मंशा नहीं थी, आप तो कास्ट सेंसस की बात करने वाले लोग। अरे तो मुझे कृपा कर कास्ट सेंसस की बात करते हो, जो वहाँ जो आपके यहाँ कास्ट का सेंसस हुआ कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर, उसको कब टेबल कराओगे आप? एक सेकंड, अभय दुबे, अभय जी आप बार बार कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बिहार में तो हो गया, सर्वे हो गया, और जो आपकी आरजेडी है वो उसका क्रेडिट भी लेती है, आपकी सहयोगी, कि हमने करवा दिया जेडीयू के साथ मिलकर। आप उसी सर्वे को फ्रॉड कहते हैं। मानक जी बिल्कुल, मेरे को अनइंटरप्टेड सिर्फ 10 सेकंड लीजिए। क्या नुकसान हुआ है जानते हैं आप? जब कास्ट सेंसस का बिहार करा रहा था तो केंद्र सरकार ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कास्ट सेंसस में। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में केंद्र सरकार का अधिकार है, कोई राज्य ये करा नहीं सकता। उसका नुकसान क्या हुआ? जो बिहार ने कराया गलत सलत ही कराया, लेकिन वो वहां के रिजर्वेशन को तो हटा दिया कोर्ट ने, क्योंकि जब तक कास्ट सेंसस नहीं कराओगे इंदिरा शानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि जितनी आबादी उतना हक,
ये मौन साध लिया नीतीश जी ने। नहीं, एक सेकंड अभय जी एक सेकंड आप दो चीजों को मिला रहे हैं। एक, जो केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया कि कास्ट सेंसस कराने का हक सिर्फ केंद्र सरकार का है, वो कानूनन है, आप भी जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कोई भी कास्ट सेंसस नहीं करा सकती, वो सिर्फ सर्वे करवा सकती है, नंबर एक। और नंबर दो अबे जी, इंदिरा साहनी जजमेंट का आप हवाला दे रहे हैं, आपको भी पता है 50% अगर आपको कैप के आगे आरक्षण देना है, कोर्ट ये नहीं कहता है कि आप सर्वे सेंसस करा के लाइए, कोर्ट ये कहता है हमें डेटा दिखाइए। सर, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नहीं, मानक जी प्लीज, अब एक सेकंड उत्तर दे दूं। देखिए, अभय दुबे बगैर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पड़े हुए बात नहीं करता। हाँ। इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था एफिडेविट में कि कास्ट सेंसस और उसके तरह का कोई सेंसस, उसके तरह का मतलब जो बिहार करा रहा था, सर्वे और सेंसस में फर्क होता है दुबे जी, पढ़े लिखे लोगों में से आप विड्रॉ की। और दूसरी बात, और जो इंदिरा साहनी के मुकदमे की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें डेटा की ऑथेंटिसिटी क्या है? हाँ। बार बार कोर्ट पूछ रहा है। हाँ। मध्य प्रदेश के केस में भी पूछा कोर्ट ने, तो कराइए ना प्रधानमंत्री जी, या हमारे डेटा रिलीज कर दीजिए। तेलंगाना में आपने कराया ना, एक सेकंड अबे जी, आपने तेलंगाना में कराया ना सर्वे? बिल्कुल कराया। वहां पे आपने आरक्षण दिया ना उसके हिसाब से? बिल्कुल दिया। तो कोर्ट में जब जाएंगे तो आप यही कहेंगे ना जी, हमने ये सर्वे कराया और इसी के डेटा के आधार पर हमने आरक्षण दे दिया। बहुत अच्छा। तो हमने क्या मांग की है पता है उसमें? हमने कहा शेड्यूल 9 में डालिए। बिहार ने मांग की थी, क्या जवाब दिया केंद्र ने पता है आपको? हाँ। ये दोनों मिलकर मूर्ख बना रहे हैं। हाँ। केंद्र में 31 जुलाई 2024। ओके, अनुप्रिया जवाब दे रही है आपका। मनोज मान के प्रश्न पर जवाब दिया। ओके, अनुप्रिया बोल रही है, अनुप्रिया बोलिए। ये राज्य के दायरे में आता है। अनुप्रिया आप देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं दोनों मिलकर। हाँ, अनुप्रिया बोलिए। अभय जी पूरे परेशान है कि वो क्या करे, आरजेडी का साथ दे, आरजेडी का विरोध करे, सत्ता भी चाहिए। लगातार अन्य राज्यों में 0 पे आउट हो रहे हैं, यहां भी 0 पे आउट हो जाएंगे। भाई आप तो पढ़े लिखे और आप इस तरह के आरजेडी की भाषा मत बोलिए। यहाँ पे सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के हम इंतजार में हैं, हमारा अभी खारिज नहीं हुआ। इस तरह से आप बिहार की जनता को बेवकूफ मत बनाइए। बिहार की जनता भी पढ़ी लिखी है और जानती है अनुप्रिया। ऑलराइट अनुप्रिया, दो सवाल आपसे, छोटे 2 सवाल। एक अगर आप जीते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे। ठीक है। और केंद्र सरकार कितने साल चलेगी? बिल्कुल, ये 5 साल चलेगी भाई। ठीक है। या भाई 24 में इलेक्शन हुआ, 29 में चलेगी भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पुनः इलेक्शन होना है। ठीक है, ओके। आरपी सिंह जी, अगर एनडीए बिहार में चुनाव जीता तो सीएम कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे। आप ये पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। ऑब्वियसली अभी तक अनाउंस नहीं किया आपकी पार्टी ने? अभी तो मुख्यमंत्री है ना, पर बनेंगे चुनाव के बाद, ये आप ही कह रहे हैं? वो मुख्यमंत्री का चेहरा है हमारे, वो चेहरा होना अलग बात है। मुख्यमंत्री का चेहरा है वो। क्यों आप यहीं पर अटक जाते हैं? पूरे इसी पर आपने देखा नहीं चला, हिंदू मुस्लिम नहीं चला, एक सेकंड में ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इनका चलने वाला नहीं है। मैं एक और बुझाता हूँ, मैं एक और बुझाता हूँ। सुनिए, मैं आज एक भविष्यवाणी और कर जा रहा हूँ। जिस प्रकार भीख का कटोरा लेकर अभी खड़े थे ना कांग्रेस वाले अखिलेश यादव के दरवाजे पर, बिल्कुल उसी प्रकार तेजस्वी यादव के दरवाजे पर खड़े होंगे थोड़े दिन बाद। ठीक है। प्रेम जी, ये कितने साल चलेगी केंद्र सरकार? मानक जी, बिल्कुल केंद्र सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। हाँ। हमारा गठबंधन धर्म में हमारा जो पूरा विश्वास है, हम उनके साथ हैं और आखिर तक हम साथ रहेंगे। ये जब गठबंधन बन रहा था, जब भी मैंने आपके टीवी चैनल पे यही बोला था और आज भी मैं यही बोल रहा हूं कि गठबंधन सरकार पूरे अपने समय तक चलेगी। ठीक है। अब दूसरा सवाल आप इसे छोटा सा है, ये जो बीजेपी के कोर एजेंडे के मुद्दे हैं, इन पर आपका स्टैंड क्या है? राम मंदिर हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, राम मंदिर तो हो गया, ट्रिपल तलाक ऑलरेडी हो गया, सीए ऑलरेडी हो गया, फिर भी उनका स्टैंड पूछ रहा हूं। नहीं, तो हो गया। अरे एक मिनट रुकिए ना आरपी सिंह जी, हाँ बोलिए ना। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि हर धर्म का में हमारा बराबर का सम्मान है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। सीए का सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? सीए का हम एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं, सीए के साथ हैं। सीए में देखिए, वक्त के हिसाब से हमारे माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब क्या फैसला लेते हैं, वो फैसला करने की ना मेरे अंदर शक्ति है, ना मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। ठीक है। वक्त के हिसाब से जो आएगा वो आपके चैनल पर जरूर बोला जाएगा। और एनआरसी आएगा तो उसका सपोर्ट करेंगे? एनआरसी आएगा तो मैं फिर वही बात कहूं, यही बात फिर मैं दोबारा दोहरा दूं
कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब जो निर्णय लेंगे वो बेहतरी के लिए लेंगे। अनुप्रिया, एनआरसी आएगा तो क्या करेगी जेडीयू? मानक जी, मुझे लगता है कि आप कंचना से पूछिए ना कि भाई महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। इतना आप कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? बिहार पे अपने फोकस कर दे, बिहार का बता दीजिए। क्या वो तो हर बार बोल के जाती हैं तेजस्वी सीएम बनेंगे। पूछिए कौन है चेहरा, बताइए। कंचना बोल दीजिए, कंचना कह दीजिए। देखिए, सारे महागठबंधन के सारे दलों को तेजस्वी जी कबूल हैं। तेजस्वी जी ही चेहरा होंगे, तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। अबे जी कबूल है क्या तेजस्वी? अबे दुबे, तेजस्वी जी कबूल हैं। नहीं कहा है तेजस्वी जी ने। अबे जी हाँ बोलिए। नहीं, बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछ लेना चाहिए पहले। मानक जी, हाँ अबे जी बोलिए। जी पहली बात तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही। ऐसे ही आप महाराष्ट्र से पहले, हरियाणा से पहले भी कहते थे आप श्रद्धांजलि सभा में ऐसे ही आप हरियाणा चढ़ा दे पहले कहते थे जो राष्ट्रगान के समय मेरी सिंपैथी है नीतीश जी का। अच्छा एक आरपी सिंह जी, एक सेकंड। अरे उनका जवाब देने दीजिए ना। वो तेजस्वी सीएम बनेंगे क्या अबे जी? सुनिए ना, अब मैं दोनों की तरफ से एक संयुक्त बहुत अच्छा जवाब देता हूं। वो मिसाल बनेगा बिहार के लिए। बिहार का नेतृत्व बिहार का वो युवा करेगा जिसका भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षा से नीतीश और बीजेपी ने भविष्य लूट लिया। उन बच्चों को दर दर की ठोकरें बीपीएससी का, कांस्टेबल भर्ती का, जो शराब तेजस्वी को सीएम नहीं मान रहे अबे जी। वो नेतृत्व करेंगे। अबे जी तेजस्वी को सीएम नहीं मान रहे। क्या कन्हैया कुमार को सीएम बनाएंगे? कलेक्टिव लीडरशिप, यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री का नेतृत्व बहुत ही बढ़िया। ऑल राइट, फिर वो इसी नोट पे खत्म कर रहा हूँ। 10 सेकंड आरपी सिंह, तो इसका 10 सेकंड। बड़ा स्पष्ट है, मैंने जो कहा था ना, ये उसके दरवाजे, तेजस्वी यादव के दरवाजे पे जाकर भीख का कटोरा लेकर खड़े होंगे अखिलेश यादव की तरह। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात।